नमस्कार। आज हम मेंडल के संकरण प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए थे उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम पढ़ेंगे या मेंडल के आनुवांशिकी के नियम पढ़ेंगे, वंशागति के नियम पढ़ेंगे। मेंडल ने कुछ नियम दिए थे संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि एक संकर संकरण क्या है, एक संकर संकरण, और इस एक संकर संकरण के आधार पर कौन से नियम दिए थे इसके बारे में पढ़ते हैं। मेंडल ने क्या किया, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। कितने लक्षण की? एक। अगर एक संकर संकरण की परिभाषा देखें तो क्या होगी, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसमें मेंडल ने कोई भी एक नियम लिया, जैसे ऊंचाई का नियम, पादपों की ऊंचाई का नियम हो, पादपों में रंग का लक्षण हो, बीज के आकार का हो, बीज के रंग का हो, पुष्प की स्थिति का हो, पुष्प के रंग का हो, फली के आकार का हो, फली के रंग का हो, ऐसा कोई भी एक लक्षण लिया और उसकी वंशागति का अध्ययन किया इस और एक संकर संकरण के आधार पर किया। जैसे मेंडल ने क्या किया, मान लीजिए हम लोग पादप की ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेंडल ने क्या किया, दो पादप लिए, एक लंबा पादप और एक बौना पादप। लंबे पादप का चयन मेंडल ने मादा पुष्प के रूप में किया, मादा के रूप में। ये लंबे, ये जनक है, जनक, ये लंबे थे, इसको किसके रूप में लिया, ये मादा का निशान है, मादा के रूप में। और बौने, बौने, ये बौने, इसको लिया नर के रूप में। मेंडल ने क्या किया, एक लंबे पादप के लंबे पुष्प को लिया, यानी लंबा पादप था उसके पुष्प को लिया, उसके पुंकेसरों को कैंची की सहायता से हटा दिया और उसके ऊपर थैली बांध ली। अब मेंडल ने क्या किया, दूसरा बौना पादप लिया, इस बौने पादप के पराग कणों को लेकर के इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर छिड़काया और बीज बनने तक उसको वापिस कवर कर लिया। अब इससे जो युग्मक बनेगा, युग्मक, इससे युग्मक बनेगा टी और इससे युग्मक बनेगा स्मॉल टी। ये अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा इनके जनन अंगों में बनने वाली कोशिकाएं हैं। इनका क्या करवाया, पर परागण, पर परागण, तो ये प्राप्त हुआ। इसे मेंडल ने कहा F1 पीढ़ी। क्या कहा, F1 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और सभी पादप, सभी पादप लंबे, सभी पादप लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। ये तो F1 पीढ़ी। अब इन F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त की इसने। F2 पीढ़ी प्राप्त की तो इससे युग्मक बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये नर और मादा दोनों, क्योंकि ये जो पुष्प है इसके अंदर विपुंसन की क्रिया नहीं करवाई, इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं और जनन की क्रिया निषेचन करते हैं, तो इससे युग्मक ये बने। अब इसको मैं आगे इधर लिखता हूं, F2 पीढ़ी इधर लिखता हूं। ये सभी बादल बन, इसको मैं F2 पीढ़ी इधर लिखता हूं, इसकी ये F2 पीढ़ी। इसमें क्या होगा, 100 परागण होगा, 100 परागण।
स्वपरागण की क्रिया होगी। F2PD इधर लिखता हूं मैं। देखो इधर तो लेंगे, इधर लेंगे नर के युग्मक और इधर लेंगे मादा के युग्मक। नर के युग्मक भी यही है, मादा के युग्मक भी यही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो ये परागकण जब इस डिंब या अंडे के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये बनेगा, जो बीज प्राप्त होगा इसमें ये संरचना मिलेगी। अगर ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा, ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा तो स्मॉल टी। ये जो पीडी प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं F2PD। क्या बोलेंगे? F2PD। ये F1PD थी और ये F2PD प्राप्त हो रही है। F2PD के अंदर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या प्राप्त होगा? तो देखो लक्षण प्रारूप, अब देखो लक्षण प्रारूप का मतलब था, कल मैंने बताया था, बाहर से देखने पर हमको जीव कैसा दिखाई देता है, उसके किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी जीव की बाह्य प्रतीति को ज्ञात करना लक्षण प्रारूप कहलाता है। अब इसको बाहर से देखोगे, ये पादप कैसा लंबा, ये कैसा लंबा, ये भी कैसा लंबा, तो तीन तो पादप है लंबे, अनुपात बौना कितना है? 1, क्योंकि ये बौना है ना, तो बौना कितना है? 1। एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात जो प्राप्त हुआ हमको क्या प्राप्त हुआ? 3:1, यानी 3 पादप लंबे, 1 पादप बौना। अब इसका जीन प्रारूप ज्ञात करेंगे। जीन प्रारूप के अंदर क्या होता है? उसकी जीनीय संरचना, उसके आंतरिक डीएनए पर पाए जाने वाले जीन की संरचना को ज्ञात करना। तो इसमें देखो कैपिटल टी कितना है? 1 अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 अनुपात स्मॉल टी कितना है? 1। तो जीन प्रारूप अनुपात जो प्राप्त होता है वो होता है 1:2:1, और लक्षण प्रारूप अनुपात जो प्राप्त होता है वो होता है 3:1। तो इस प्रकार से मेंडल का एक संकर संकरण था ये। इस एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम दिए। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। अब देखो प्रभाविता का नियम कैसे था, इसको मैं बताता हूं। अब हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम क्या है। प्रभाविता का नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। क्या कहता है प्रभाविता का नियम? प्रभाविता का नियम कहता है जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो F1PD के अंदर जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। जैसे एक संकर संकरण के अंदर F1PD में प्रकट होने वाले लक्षणों को
प्रभावी लक्षण तथा प्रकट नहीं होने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। यानी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे हमने देखा लंबे और बौने पादपों का संकरण करवाया तो केवल लंबे प्राप्त होते, बौने अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाते, इसे प्रभाविता कहते हैं। जैसे ये लंबे पादप कैपिटल टी, ये बौने पादप स्मॉल टी, ये नर के रूप में और ये मादा, इसको हम जनक के रूप में लेते हैं, जनक। इन पादपों का जब संकरण करवाया गया, इससे युग्मक बना ये, इससे बना ये युग्मक, और जब पर परागण करवाया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। सभी पादप 100% लंबे, 100% पादप लंबे प्राप्त हुए। अब देखो ये लंबे का लक्षण है, ये बौने का लक्षण है, ये अपने आप को प्रकट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। इसको क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। ये अपने आप को प्रकट नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण। और इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रभाविता। यही प्रभाविता का नियम। इस प्रभाविता के नियम के दो अपवाद हैं। इसका तोड़ किया था दो। इसका अपवाद पहला क्या था? अपूर्ण प्रभाविता, जो मिराबिलिस जलाया नामक पादप में हुआ था, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा क्या था? सप्रभाविता, जो मानव का ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप जो है, सप्रभाविता का उदाहरण। मवेशी जो है, भैंस देख लीजिए, ब्लैक के ऊपर धब्बे सफेद हो सकता है, लाल हो सकता है, धारियां होती बालों, वो सप्रभाविता का उदाहरण। भेड़ के अंदर देख लीजिए, सफेद बालों पे लाल रंग होता है, सप्रभाविता का उदाहरण। इसको मैं समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। तो ये था प्रभाविता। दूसरा, इसी एक संकर संकरण के आधार पर एक और नियम दिया गया था, वो था युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। नियम का क्या नाम है? या विसंयोजन। युग्मकों की शुद्धता का नियम कहो या विसंयोजन का नियम कहो, एक ही बात है। ये भी मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। क्या है नियम? देखो, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी अवस्था में भी दोनों एलील मिश्रित नहीं होते। F1 पीढ़ी में दोनों एलील मिश्रित नहीं होते। अलग अलग विसंयोजी होते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी के अंदर विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बावजूद दोनों संदूषित यानी मिश्रित नहीं होते और F2 पीढ़ी के लिए अपने आप को अलग कर लेते। जैसे देखो, ये लंबे, ये बौने, ये मादा, ये नर, इससे युग्मक बनेगा टी, इससे युग्मक बनेगा स्मॉल टी। दोनों में स्वपरागण हुआ तो क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों F1 पीढ़ी है, ये युग्मक, ये निषेचन हुआ। F1 पीढ़ी में जब ये प्राप्त हुआ, F2 पीढ़ी के लिए जब ये युग्मक बनाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों अलग अलग हो जाएंगे कैसे? ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी की, ये F2 पीढ़ी में दोनों ही अलग अलग
हो जाते हैं, विसंयोजी हो जाते हैं, इसको बोलते हैं विसंयोजन का नियम। और दोनों एक युग्म विकल्पी में एक लक्षण होता है, इसमें लंबे का लक्षण है, इसमें बौने का लक्षण है। तो इसको, ये जो एक युग्मक में एक लक्षण होता है, यानी एक युग्मक के अंदर एक लक्षण का एलील होता है, इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये युग्मकों की शुद्धता का नियम। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम स्वतंत्र अपव्यूहन और द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे।